स्वागत है इस नई विस्तृत चर्चा में। आज का हमारा मिशन थोड़ा अलग और सच कहूं तो वेब डेवलपमेंट की पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने वाला है। हाँ, और ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं, तो ये टॉपिक सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बहुत पुराना ओपन सोर्स डेटाबेस यानी पोस्टग्रेस आज के मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की दुनिया के पूरे टेक स्टैक को अकेले रिप्लेस कर सकता है। जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में। और इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं, जैसे फायरशिप चैनल के 2 वीडियोज हैं, आई रिप्लेस्ड माई एंटायर टेक स्टैक विद पोस्टग्रेस और पोस्टग्रेस इन 100 सेकेंड्स। साथ ही एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल भी है, द असेंडेंस ऑफ पोस्टग्रेस इन मॉडर्न डेवलपमेंट। इन सोर्सेज ने जिस तरह से इस टूल का टेक्निकल ब्रेकडाउन किया है, वो सिर्फ डेटाबेस की ताकत नहीं दिखाता, बल्कि सिस्टम आर्किटेक्चर को देखने का एक नया नजरिया देता है। सही कहा। तो चलिए इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखते हैं। आज का जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का सीन है ना, उस पर फायरशिप के वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया व्यंग्य किया गया है। हाँ, वो सैस शवल्स वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। आजकल हर छोटी प्रॉब्लम के लिए एक नया महंगा टूल मार्केट में है। मतलब एक ऐप बनाना जो शुरू में बड़ा आसान लगता है, प्रोडक्शन में जाते जाते एक नाइटमेयर बन जाता है। क्योंकि आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी अपने पीक पर पहुंच जाती है। वही तो। और तब तक प्रोजेक्ट में लगभग 20 अलग-अलग SaaS स्टार्टअप्स की सब्सक्रिप्शन जुड़ चुकी होती है। वीडियो में इन्हें फैंसी शवल्स यानी महंगी कुदालने कहा गया है। और होता भी यही है, अगर आप पर ट्रैफिक बहुत कम भी है, तब भी लगता है कि इन मेमोरी कैश होना चाहिए, क्रोन सर्विस होनी चाहिए। ऑथ प्रोवाइडर, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सर्वरलेस फंक्शंस की पूरी एक फौज। सोर्स वीडियो में एक बड़ा ही मजेदार ग्राफ भी दिखाया गया है। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल बायस में नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक सटायर का रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, वो नेक्स्ट.जेएस वाला ग्राफ। जी। उसमें दिखाया है कि ये शायद कोई इत्तेफाक नहीं है कि 2016 में नेक्स्ट.जेएस रिलीज होने के ठीक बाद अमेरिका में बेघर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। बेसिकली मॉडर्न टेक स्टैक की भारी लागत और बेवजह की कॉम्प्लेक्सिटी पर एक करारा तंज है। बिल्कुल। पर सोचिए, क्या हो अगर इन सभी महंगे डिस्ट्रीब्यूटेड टूल्स को साइड कर दिया जाए और सिस्टम का 90% काम सिर्फ पोस्टग्रेस से संभाल लिया जाए। ओके, चलिए इसकी पार्टियां खोलते हैं, क्योंकि ये आइडिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पर यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सोर्सेज में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि सिर्फ इसलिए कि एक डेटाबेस सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उससे सब कुछ करवाना ही चाहिए। ये एक बहुत जरूरी वार्निंग है। क्योंकि आर्किटेक्चर को सिंपल बनाने के चक्कर में कई बार डेटाबेस को इतना ओवरलोड कर दिया जाता है कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। सही पॉइंट है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पोस्टग्रेस आखिर है क्या, और ये मॉडर्न स्टैक पर इतना हामी कैसे होने लगा? अगर हम इसके इतिहास को देखें तो ये कोई क्लाउड नेटिव जमाने की नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत 1986 में यूसी बर्कले में हुई थी। 1986? मतलब ये इंटरनेट के आम होने से भी पहले का है। हाँ, माइकल स्टोनब्रेकर के डायरेक्शन में इसे बनाया गया था। ये सॉफ्टवेयर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टेस्ट किया गया और भरोसेमंद ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक सिंपल रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। टेक्निकल टर्म्स में ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है। जिसका मतलब है कि इसमें सिर्फ फ्लैट रोज और कॉलम्स तक रुकने की जरूरत नहीं है। डेवलपर्स इसमें कस्टम डेटा टाइप्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे अगर एक व्हीकल टेबल बनाई जाए तो एक कार टेबल उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट इनहेरिट कर सकती है। ये तो ऐसा है जैसे डेटाबेस के अंदर ही बिजनेस लॉजिक डाल दिया हो। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो इसकी कामयाबी का असली राज इसके कोर आर्किटेक्चर में है। डेटा की इंटेग्रिटी के लिए ये पूरी तरह से एसिड कंप्लायंट है। पर भारी ट्रैफिक में इसे टूटने से क्या बचाता है? वहीं पर MVCC आता है, यानी मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। ये MVCC डेटाबेस लेवल पर आखिर काम कैसे करता है? थोड़ा टेक्निकल जाएंगे हम यहाँ। इसे कोड रिपोजिटरी में गिट की तरह समझिए। पुराने डेटाबेसेस में जब कई लोग एक साथ डेटा चेंज करते थे तो लॉक लग जाता था। यानी जब तक एक का काम पूरा ना हो दूसरा वेट करे है। एग्जैक्टली, जिससे परफॉर्मेंस गिर जाती थी। पर MVCC हर ट्रांजैक्शन को डेटा का एक आइसोलेटेड स्नैपशॉट दे देता है। अच्छा। तो जो लोग डेटा पढ़ रहे हैं वो लिखने वालों को ब्लॉक नहीं करते और लिखने वाले पढ़ने वालों को ब्लॉक नहीं करते। बिना किसी ट्रैफिक जैम के हजारों कंकरेंट कनेक्शंस आसानी से हैंडल हो जाते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पिछले 1 दशक से SQL वर्सेस नो SQL
कि एक बहुत बड़ी बहस चल रही है टेक इंडस्ट्री में। हाँ, MongoDB जैसे NoSQL डेटाबेसेस को हमेशा इसलिए प्रेफर किया जाता था क्योंकि उनमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रख सकते हैं। वही जिसका कोई फिक्स्ड स्कीमा ना हो, और लोग मानते थे कि SQL डेटाबेसेस इस मामले में बहुत रिजिड होते हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन था, पर सोर्सेस क्लियर करते हैं कि पोस्टग्रेस ने ये डिफरेंस लगभग खत्म ही कर दिया है। क्योंकि इसमें JSON-B का सपोर्ट है। बिल्कुल, डेटाबेस में किसी भी कॉलम को JSON-B टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें नेस्टेड JSON ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट डंप कर सकते हैं। और सिर्फ डंप नहीं, सोर्सेज बताते हैं कि एक सिंपल SQL क्वेरी लिखकर उस JSON के अंदर किसी स्पेसिफिक की को इंडेक्स और फिल्टर भी किया जा सकता है। साथ ही एक HStore नाम का एक एक्सटेंशन भी है और की वैल्यू पेयर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो NoSQL का जो सबसे बड़ा फायदा था वो अब इस रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ही अवेलेबल है। ये सच में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और मॉडर्न वेब एप्स की एक और जरूरत होती है, सर्च। हाँ, और वहाँ भी पोस्टग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब कोई सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करता है तो फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, भले ही स्पेलिंग मिस्टेक क्यों ना हो। जिसके लिए यूजुअली अल्गोलिया या इलास्टिक सर्च जैसे महंगे टूल्स यूज होते हैं। पर यहाँ पोस्टग्रेस इनबिल्ट इन फीचर्स के साथ उनकी छुट्टी कर देता है। सही कहा। पोस्टग्रेस में एक TS वेक्टर टाइप होता है। जब आप उसमें कोई टेक्स्ट डालते हैं तो वो उसे लेक्सिम्स में तोड़ देता है, यानी शब्दों के रूट फॉर्म में, और स्टॉप वर्ड्स हटा देता है। और इस सर्च को फास्ट करने के लिए GIN यानी जनरलाइज्ड इन्वर्टेड इंडेक्स का यूज होता है ना। हाँ, ये बिल्कुल किसी किताब के पीछे दिए गए इंडेक्स की तरह काम करता है। पूरा टेबल स्कैन किए बिना ये बता देता है कि वर्ड किस रिकॉर्ड में है। इन सब एक्सटेंशंस को देखकर मुझे सोर्स वीडियो की एक एनालॉजी याद आ रही है जो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। पोस्टग्रेस को एक्सटेंड करना बिल्कुल सिविलाइजेशन 7 जैसे किसी गेम में मॉड्स इंस्टॉल करने जैसा है, जो गेम का पूरा मैकेनिज्म ही बदल देते हैं। वही पोस्टग्रेस कम्युनिटी ने इतने एक्सटेंशंस बना दिए कि ये अब सिर्फ डेटाबेस नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। तो चलिए अब इस स्टैक को रिप्लेस करने की टेक्निकल प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात आती है, जिसके लिए इन मेमोरी कैशे यूज होता है। कैशिंग नॉर्मली स्पीड बढ़ाने के लिए लोग रेडिस क्लस्टर स्पिन अप करते हैं, पर सोर्सेज बताते हैं कि पोस्टग्रेस में अनलॉक्ड टेबल्स का यूज करके डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर ही कैश बनाया जा सकता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल है, क्या डेटाबेस में कैश डालना स्टेटलेस और स्टेटफुल सर्विसेज को अलग रखने वाले रूल को तोड़ता नहीं है? अगर कैश भर गया तो प्राइमरी डेटाबेस क्रैश नहीं हो जाएगा? ये बहुत वैलिड सवाल है और यहीं पर इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। अनलॉक टेबल्स का मतलब है कि डेटाबेस राइट अहेड लॉगिंग यानी वॉल को बाईपास कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में तो हर चेंज डिस्क पर लिखा जाता है डेटा सेफ रखने के लिए, जो कि एसिड का D यानी ड्यूरेबिलिटी है। पर कैश डेटा के लिए ड्यूरेबिलिटी किसको चाहिए? सही बात है, क्योंकि अगर सर्वर रीस्टार्ट हो भी गया और कैश उड़ गया तो सिस्टम तो ब्रेक नहीं होगा ना। एग्जैक्टली। लॉगिंग बंद करने से डिस्क IO ओवरहेड बिल्कुल खत्म हो जाता है और रैम की वजह से स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और मेमोरी ओवरलोड से बचने के लिए क्या करते हैं? इसे शेयर्ड बफर्स में कॉन्फ़िगर किया जाता है और ऑटो वैक्यूम डेमन बैकग्राउंड में चलता रहता है, जो पुराने डेटा को साफ करता रहता है। ये रेडिस का एक बहुत सस्ता और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है। कैशिंग के बाद अगला हेडेक होता है बैकग्राउंड टास्क्स या क्रॉन जॉब्स, जैसे इनएक्टिव यूजर्स को डिलीट करना या रिपोर्ट्स निकालना। लोग इसके लिए लिनक्स क्रॉन टैब या AWS इवेंट ब्रिज जैसी चीजें यूज करते हैं। वहाँ PG क्रॉन एक्सटेंशन पूरी गेम बदल देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी एक्सटर्नल वर्कर या स्क्रिप्ट पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये डायरेक्ट डेटाबेस डेमन के अंदर चलता है, राइट? हाँ, एक सिंपल SQL कमांड से जॉब शेड्यूल हो जाती है और क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर है, कोई नेटवर्क कॉल नहीं करनी पड़ती। लेटेंसी लगभग 0। लेटेंसी की बात निकली है तो AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के इस दौर में डेटाबेस क्या कर रहा है? लोग पाइनकोन जैसे अलग वेक्टर डेटाबेसेस के लिए हजारों डॉलर्स दे रहे हैं। AI के फील्ड में पोस्टग्रेस का PG वेक्टर एक्सटेंशन एक क्रांति लाया है। AI मॉडल्स टेक्स्ट को नंबर्स की लिस्ट में बदल देते हैं, जिन्हें एम्बेडिंग्स कहते हैं। और PG वेक्टर इन एम्बेडिंग्स को डायरेक्ट टेबल में स्टोर करने देता है। इसे सर्च करने के लिए सोर्सेज में L2 डिस्टेंस का जिक्र है। हाँ, L2 डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस। AI को जब क्लोजेस्ट मैच ढूंढना होता है तो मैथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक्सटर्नल वेक्टर डेटाबेस मतलब बार-बार नेटवर्क पर डेटा भेजना। पर PG वेक्टर के साथ वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन डेटाबेस के अंदर ही हो जाती है। और ये सिर्फ शुरुआत है। सोर्सेज में PG AI एक्सटेंशन के बारे में भी बताया गया है।
ये सिर्फ एम्बेडिंग स्टोर नहीं करता, बल्कि AI चैटबॉट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी भी देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेटा वेक्टराइज करने के लिए अलग से पाइथन स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती, डायरेक्ट SQL क्वेरी से काम हो जाता है। ये प्रोसेसिंग और डेटा को एक साथ लाने का बेहतरीन एग्जाम्पल है। और सिर्फ AI क्यों, PostGIS को ही ले लीजिए। जियोस्पेशियल डेटा के लिए जो ऊबर जैसी कंपनीज यूज करती हैं। हाँ, 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो या किसी पॉलीगन के अंदर के पॉइंट्स ढूंढने हो, ये सब इसमें इनबिल्ट है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? पेपर पर तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, पर क्या सच में बिना किसी Node.js या Django जैसे बैकएंड फ्रेमवर्क के सिर्फ डेटाबेस पर एक सिक्योर API और ऑथ सिस्टम डिप्लॉय किया जा सकता है? सिक्योरिटी को लेकर सिस्टम आर्किटेक्ट्स हमेशा टेंशन में रहते हैं, और इसका जवाब हाँ है। पर इसके लिए पोस्टग्रेस के कुछ एडवांस सिक्योरिटी एक्सटेंशन समझने होंगे। ऑथ के लिए सोर्सेज बताते हैं कि PG क्रिप्टो एक्सटेंशन से यूजर्स के पासवर्ड्स डायरेक्ट डेटाबेस लेयर पर हैश और सॉल्ट किए जा सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर डेटाबेस का डंप लीक भी हो जाए तो पासवर्ड्स इनक्रिप्टेड ही रहेंगे, और सेशंस के लिए PGJWT एक्सटेंशन है, जिसे सर्वर पर ही JSON वेब टोकन साइन हो जाते हैं। पर असली मैजिक तो ऑथराइजेशन लेयर पर होता है, रो लेवल सिक्योरिटी के जरिए, यानी RLS। क्या आप RLS थोड़ा डिटेल में समझाएंगी? क्योंकि बैकएंड डेव्स को इसके लिए हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ता है नॉर्मली। RLS उस पूरे मिडलवेयर लॉजिक को ही खत्म कर देता है। ये डेटाबेस लेवल पर एक ऐसी पॉलिसी है जो तय करती है कि कौन सा डेटा किसे दिखेगा। जैसे अगर कोई पेमेंट स्टेबल है। हाँ, अगर RLS लगा है और कोई सेलेक्ट ऑल क्वेरी चला दे, तो डेटाबेस यूजर के JWT टोकन को चेक करेगा और सिर्फ उसके खुद के पेमेंट रिकॉर्ड्स ही देगा। डेटा लीक होने का चांस डेटाबेस लेवल पर ही 0 कर दिया गया। और एंटरप्राइज सिक्योरिटी के लिए SSL, TLS एन्क्रिप्शन भी सपोर्टेड है नेटवर्क लेयर पर। साथ ही बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के लिए Kerberos और GSSP जैसे सिंगल साइन ऑन प्रोटोकॉल्स भी पूरी तरह सपोर्टेड हैं। सिक्योर डेटा तो हो गया, अब इसे फ्रंट एंड तक कैसे भेजें? क्या ORM लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर GraphQL पसंद है तो pGraphQL एक्सटेंशन डायरेक्ट डेटाबेस स्कीमा से API जनरेट कर देता है। और REST API के लिए? पोस्टग्रेस है। ये इतना पावरफुल है कि लोकल होस्ट पर हिट करने से ही डेटा निकालकर JSON में दे देता है, इनबिल्ट फिल्टरिंग और पैजिनेशन के साथ। और रियल टाइम एप्स के लिए जहां मिली सेकेंड्स में डेटा सिंक होना चाहिए, वहां इलेक्ट्रिक SQL काम आता है। ये एक्सटेंशन नहीं है ना? नहीं, ये पोस्टग्रेस के ऊपर एक सिंक लेयर है। ये वेब सॉकेट्स मैनेज करने का हेडेक खत्म करता है और ऑफलाइन फर्स्ट फीचर्स देता है। चलिए थोड़ा और स्केल करते हैं। एनालिटिक्स। जब डेटा टेराबाइट्स में हो तो नॉर्मल क्वेरीज डेटाबेस को क्रैश कर सकती हैं। लोग स्नोफ्लेक या बिग क्वेरी यूज करते हैं, वहीं पिजीमोनकेक जैसे एक्सटेंशंस गेम चेंज करते हैं। एनालिटिक्स के लिए कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज चाहिए होता है, ताकि सेल्स का टोटल निकालते वक्त यूजर का एड्रेस मेमोरी में लोड न करना पड़े। एग्जैक्टली। पिजीमोनकेक DuckDB के एग्जीक्यूशन इंजन को पोस्टग्रेस में जोड़ देता है, जिससे ये एनालिटिकल पावर हाउस बन जाता है। इसे डायरेक्ट ग्राफाना से कनेक्ट कर सकते हैं। पर एक सेकंड, ये सब कुछ एक ही सर्वर पे चल रहा है। क्या ये सिस्टम को बहुत हेवी और स्लो मोनोलिथ नहीं बना देगा? स्केलिंग का क्या सोल्यूशन है इसमें? स्केलिंग हमेशा से रिलेशनल डेटाबेसेस की वीकनेस मानी जाती थी, पर अब आर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग दोनों सॉल्यूशंस बताता है। वर्टिकल तो वही हुआ ना कि रैम और CPU बढ़ा दो 100 का, जो एक लिमिट तक ही काम आता है। असली सॉल्यूशन साइटिस जैसे एक्सटेंशंस में है। ये पोस्टग्रेस को हॉरिजॉन्टल शार्डिंग देता है, यानी एक बड़ी टेबल को अलग अलग फिजिकल सर्वर्स पर बांट देना, और वो फिर भी एक सिंगल डेटाबेस की तरह बिहेव करती है। और क्लाउड साइट पर नियॉन जैसी सर्विसेज का आना भी बहुत बड़ा शिफ्ट है। नियॉन स्टोरेज और कंप्यूट को अलग कर देता है। इसमें एक डेटाबेस ब्रांचिंग वाला फीचर बहुत कमाल का लगा मुझे। हाँ, जैसे गिट में कोड ब्रांच बनती है, नियॉन में एक क्लिक से प्रोडक्शन डेटाबेस की कॉपी बन जाती है टेस्टिंग के लिए। और क्योंकि ये सर्वलेस है, ट्रैफिक के हिसाब से ऑटो स्केल होता है। ट्रैफिक ना होने पर 0 पर आकर कॉस्ट बचा लेता है। यही वजह है कि ये मल्टी क्लाउड है और वेंडर लॉक इन से बचाता है। तो अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो पिक्चर बहुत क्लियर है। 1986 का ये ओपन सोर्स टूल आज 20 अलग अलग टूल्स की जरूरत खत्म कर रहा है। ये वेक्टर एम्बेडिंग्स प्रोसेस कर रहा है, GraphQL API दे रहा है, कैश मैनेज कर रहा है। याद दिलाऊंगी कि ट्रेड ऑफ जरूरी है। एंटरप्राइज स्केल पर सिस्टम्स को डीकपल करना जरूरी हो जाता है, ताकि एक चीज फेल होने पर सब कुछ बंद ना हो जाए। एकदम सही कहा। आर्किटेक्चर एक कॉम्प्रोमाइज है और सही टूल चुनना ही एक मैच्योर इंजीनियरिंग टीम की पहचान है। तो इस चर्चा को एंड करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़ता हूं सबके लिए। जरूर। पिछले 1 दशक से
टेक इंडस्ट्री ने माइक्रो सर्विसेज को अल्टीमेट सॉल्यूशन मान लिया था, हर चीज के लिए अलग सर्वर। पर अगर आज पोस्टग्रेस जैसा एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अकेले हमारे एपीआई, एआई, कैश और एनालिटिक्स संभाल सकता है, तो क्या बदलाव आने वाला है? वही तो। क्या माइक्रो सर्विसेज का दौर अब खत्म हो रहा है? क्या हम दोबारा एक मोनोलिथिक अप्रोच की तरफ लौट रहे हैं, जिसे हमने 10 साल पहले छोड़ दिया था? ये सच में एक डीप आर्किटेक्चरल क्वेश्चन है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।